अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट मोमिना बतूल और मैं आज आपके सामने हाजिर हूं अपने शो के साथ जिसका नाम है गोल्डन मोमेंट्स विद मोमिना बतूल। जी हाँ, आज हम जिस बारे में बात करने जा रहे हैं वो है खेल। खेल हमारे मुल्क में बहुत सारे हैं, जैसा कि क्रिकेट है, बास्केटबॉल है, हॉकी है, कराटे हैं, इसी तरह के बहुत सारे और खेल हैं। लेकिन आज हम जिस खेल के बारे में बात करेंगे वो है बास्केटबॉल। और इसके लिए हमारे साथ बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कोऑर्डिनेटर स्पोर्ट्स कमिश्नर हैं कराची के, इसके अलावा प्रेसिडेंट हैं कराची बास्केटबॉल एसोसिएशंस के। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनकी लाइफ के बारे में। हमारे साथ मौजूद हैं गुलाम मोहम्मद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जनाब, मैं खैरियत। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि बास्केटबॉल के माशाल्लाह से आप एसोसिएट हैं, इसके साथ कितना अरसा हो गया? मुझे जी तकरीबन कोई 21 साल हो गए हैं इस शहर में बास्केटबॉल से एसोसिएट हुए हुए, और 7 साल से मैं कराची बास्केटबॉल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। माशाल्लाह। तो ये सारा सिलसिला है। तो इट्स अ ह्यूज जर्नी, यू नो, बहुत लंबा सफर है ये। बहुत लंबा सफर है ये, और इसमें कोई शक व शुबात नहीं कि बास्केटबॉल की प्रमोशन में मैं अपना जो हिस्सा डाल सकता था मैंने डाला। सही। और बास्केटबॉल ने मुझे जो इज्जत दी और बास्केटबॉल के लोगों ने जो मुझे इज्जत दी उस पर मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ। वेल डन जनाब, हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं आपकी इतने साल की मेहनत को और आपकी सर्विस को। मुझे ये बताएं कि बास्केटबॉल को ज्वाइन करने का आइडिया कहाँ से आया था? किसको देख के शौक चढ़ा था कि मुझे इसके साथ जुड़ना है? मैं नेशनल बैंक में स्पोर्ट्स कंसल्टेंट था। ओके। तो उसमें नेशनल बैंक के अंदर जब स्पोर्ट्स कंसल्टेंट था तो वहाँ पे तकरीबन तमाम खेल होते थे। तो मैं लाहौर में एक दफ़ा गया, बशीर सन्स एक दुकान है माल रोड पर। बिल्कुल है। खालिद बशीर साहब हमारे कायद भी हैं और हमारे सेक्रेटरी जनरल भी हैं। अच्छा। तो उनके पास मुझे एक साहब थे हमारे विंग कमांडर फुटबॉल के, वो मुझे लेके गए मिलाने के लिए। ओके। मैं उनसे मिला, उन्होंने लाहौर जिमखाना में मेरी बड़ी अच्छी हाइट की। अच्छा। तो मैंने कहा कि फिर तारुफ हुआ कि जी खालिद बशीर साहब बास्केटबॉल के पाकिस्तान के कप्तान रहे और बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं। तो उनकी मोहब्बत की वजह से मैंने फिर बास्केटबॉल कराची आया। सही। तो यहाँ आके फिर मैंने बास्केटबॉल इंटरनेशनल अब्दुल नासिर बास्केटबॉल कोर्ट आराम बाग पे, वहाँ गया। वहाँ पे मरहूम इंटरनेशनल अब्दुल नासिर साहब से मेरी मुलाकात हुई और मैंने उनसे कहा कि मैं नेशनल बैंक की तरफ से एक टूर्नामेंट कराना चाहता हूँ बास्केटबॉल का। अरे वाह। तो उन्होंने कहा वेरी गुड। हाँ। बस वहाँ से मेरी बास्केटबॉल की जिंदगी का आगाज हुआ। मतलब वहाँ से आपको शौक चढ़ा। जी। एनीवेज, मुझे ये बताएं कि स्कूलिंग कहाँ से थी आपकी? मतलब कहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ? मैं बाय बर्थ मीरपुर खास इंटीरियर सिंध का हूँ, और उसके बाद मेरी कुछ स्कूलिंग वहाँ की थी। देन मेरे वालिद साहब ट्रांसफर हुए, गवर्नमेंट सर्वेंट थे, और कराची आके मेरी पूरी स्कूलिंग हुई। अच्छा। यही मेरी एजुकेशन कंप्लीट हुई, यही कॉलेज, यही यूनिवर्सिटी, सब कुछ फिर कराची से हुआ। ओके। तो यूनिवर्सिटी और कॉलेज के बाद ऑब्वियसली फिर आपका को एजुकेशन भी था। जी। तो कभी मोहब्बत हुई जिंदगी में? एक ही मोहब्बत हुई है, वो अपनी शरीके हाथ से हुई, मेरे मामू की लड़की है। अच्छा। वो तो फैमिली में आपको पता है, वो तो फिर हो ही जाता है। उसी से मोहब्बत हुई, पहली और आखिरी मोहब्बत। मतलब आपने कहा कि बस इससे बाहर जाना नहीं है, बस फैमिली में ही रहो। जी बिल्कुल, फैमिली में रहे। वेरी गुड। तो आपकी पसंद की शादी हुई? जी, मेरी पसंद की शादी हुई। पहले खुद पसंद किया फिर घर वालों ने किया? उसने मुझे पसंद किया मगर वो लड़की ऐसी थी कि जब मेरे मामू की लड़की है, तो मैं जब उनके घर जाता था तो मेरी बड़ी खिदमत करती थी। पढ़ी लिखी लड़की है। सही। तो बड़ी खिदमत करती थी। तो उसके बाद फिर वो ये सिलसिला हो गया। और मैं यूजुअली ये होता है कि कजन्स मैरिज में, मतलब इस तरह से कजन्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं और फिर ऑब्वियसली फिर शादियां हो जाती हैं। वेल, वेरी वेल डन। मुझे ये बताएं, हाउ मेनी किड्स यू हैव? अल्हम्दुलिल्लाह 8 बच्चे, 4 बेटे हैं, 4 बेटियां हैं, और 7 उसमें से सारे मैरिड हो गए। आखिरी बेटी का निकाह हो गया है। माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड। तो ये सारा अल्लाह ताला ने ये काम मुझसे जिंदगी में मेरे करवा लिया। माशाल्लाह, बहुत खुशनसीब होते हैं ऐसे वालिदैन के जो अपनी जिंदगी में ही अपने सारे फर्जों से जो है वो आज़ाद हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे ये बताएं, आपके माशाल्लाह से 8 बच्चे, 8 बच्चों में किसके अंदर आपको अपनी झलक नजर आती है?
बेटों में या बेटियों में? देखिए, मेरे वालिद साहब का इंतकाल, मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम का लाइजन ऑफिसर भी होता था। ओके। तो मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ तो उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान थे इमरान खान साहब। सही। तो वो मेरे वालिद साहब के चेलम में पाकिस्तान टीम आई थी, तो वो भी तशरीफ लाए। तो उन्होंने मेरे बड़े बेटे को देखा तो कहा कि ये क्रिकेट कहाँ खेलता है। मैंने कहा सर मैंने इसको क्रिकेट नहीं खिलाई। कहने कि क्यों, इसकी इतनी हाइट है, ये कुछ है। मैंने कहा सर मैं इतना, मेरी तनख्वाह नहीं है कि मैं इनको एक्सपेंस मैंने इनको पढ़ाई की तरफ डाला। हाँ। आज मैडम मैं अल्लाह ताला का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि चारों बच्चे पढ़ लिख के जवान हुए माशाल्लाह, और वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे रोजगार से मुंसलिक हैं। 3 बैंकर हैं, एक छोटा सा अपना ट्रांसपोर्ट का काम करता है। तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ। मतलब खुशी होती है आपको सारे माशाल्लाह से। और उसमें मेरी बीवी का बड़ा कमाल है, क्योंकि मैं तो स्पोर्ट्स में दिन भर बाहर ही रहता था या शहर से बाहर रहता था, वो ही इनको संभालती थी और उसने पढ़ाया लिखाया। सही। चलें जी, ये बहुत अच्छी बात है कि दोनों हस्बैंड वाइफ जो है वो मिलके चले। वो कहते हैं मियाँ बीवी जो होते हैं वो गाड़ी के 2 पहिए होते हैं। यस। तो दोनों में से एक भी खराब निकल आए तो फिर ये बड़ी मायूस सी बात होती है। आप दुरुस्त करें। लेकिन बहुत कम ऐसा भी होता है कि आपके किए हुए फैसले जो है वो सही हो जाए। जी अल्हम्दुलिल्लाह। खैर एनीवेज, मुझे ये बताएं, अभी जो हालात चल रहे हैं स्पोर्ट्स से रेलेवेंट, क्या लगता है आपको बास्केटबॉल को जो है वो पजीराई या वो मकाम हासिल है जो कि इस वक्त क्रिकेट को है? जी, मैं इसमें बहुत अच्छा, बड़ा खूबसूरत सवाल है आपका ये। थैंक यू। पहली बात तो ये कि मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ, कल सिंध गेम्स खत्म हुए और आज के अखबारात अगर आपकी नज़र से गुजरे हो तो कराची की टीम ने बास्केटबॉल का गोल्ड मेडल हासिल किया। वेरी वेल डन। विनर हुए सिंध के अंदर। आपने जो क्रिकेट की पजीराई की बात करी, आपने ये नहीं कहा कि जो कौमी खेल हॉकी है। मैं वही उसी तरफ ही आना चाह रही थी कि क्योंकि कौमी खेल हमारा हॉकी है, जी है, लेकिन उसको भी साइड पे क्यों लगा दिया गया? वजह ये मैडम, मुझे नहीं पता कि आप मैरिड है अनमैरिड है, ये मुझे नहीं पता। और अगर आप मैरिड हैं और आप घर चला रही हैं, और अगर मैरिड नहीं है और अपने वालिदैन के साथ रह रही हैं, तो और लाहौर जैसे शहर में रह रही हैं, मैंने लाहौर में 1 रुपए का बकरे के पाए का नाश्ता नान के साथ किया है लाहौर में। डोंट टेल मी, ये कब की बात हो रही है? ये मैं 65-66 की बात कर रहा हूँ। अच्छा, जब चाय हम फ्री पी लिया करते थे उसके पास से, वो फ्री मिल जाती थी। आज मैडम लाहौर शहर की आप बात कर ले, मैं कराची में हूँ, लाहौर में 100 रुपए से कम का चाय का कप नहीं है ऐसे, और नाश्ता अगर आप करें तो 400-450 रुपए से कम का नाश्ता 500 रुपए आपके लग जाते हैं। असल खेल है पेट का। पाकिस्तान में क्रिकेट जो है वो इसलिए मकबूल है कि उसमें स्पॉन्सरशिप बहुत है, उसमें टीवी लाइफ जो है वो बहुत ज्यादा है, और इस वजह से वो ज्यादा मकबूल खेल है। बास्केटबॉल तो बात की बात है, नेशनल गेम हॉकी जो इस वक्त है, आपको ये सुन के अफसोस होगा कि अभी ओमान पाकिस्तान टीम गई थी खेलने के लिए। वहां जो कुछ उस टीम के साथ होटल में या जो कुछ हुआ, वो मैं यहाँ पे नहीं बात करूंगा। ये बास्केटबॉल की टीम गई थी? हॉकी की सॉरी, नेशनल टीम। जो कुछ उनके साथ पैसों की वजह से हुआ, वो अल्फाज मैं नहीं कहूंगा, वो आपको खुद मालूम होगा, अगर नहीं है तो आप मालूम जरूर कीजिएगा। जी। तो बास्केटबॉल जो है वो दुनिया में 2 टॉप लेवल के खेल हैं, एक टेनिस और एक बास्केटबॉल, जो दुनिया में 200 से ज्यादा ममालिक में खेले जाते हैं। अमेरिका के अंदर सबसे महंगा प्लेयर अगर बिकता है तो बास्केटबॉल का बिकता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, कराची की बात करूंगा मैं, लाहौर में तो खैर बात की बात करूंगा, कराची में ये बात करूंगा कि कराची में O लेवल स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, यहाँ पे बास्केटबॉल सबसे ज्यादा पॉपुलर खेल है। वेल डन जी। तो व्हाट इज द रीजन? जो रीजन ये कि इस खेल में चार्म बहुत है, और जो असल बात है वो ये कि यूरोप के वीजे जो लगते हैं वो बास्केटबॉल पे लगते हैं, बास्केटबॉल और टेनिस पे ज्यादा लगते हैं। इसलिए ये खेल जो है सही कराची में मकबूलियत के उरूज पर है ये बास्केटबॉल इस वक्त। जी बिल्कुल। वही बात आ जाती है कि मेरे पास और भी बहुत सारे लोग आते हैं गेस्ट,
तो मेरा उनसे यही सवाल होता है कि बाकी खेलों की तरह आपके खेल को भी पजीराई क्यों नहीं मिलती है? तो ये एक बड़ा एक मसला है कि मिलनी चाहिए। देखिए मैडम, मैं एक अर्ज करूंगा आपको, जब तक डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स नहीं शुरू होगी ना, उस वक्त तक कोई खेल तरक्की नहीं करेगा। आप देखें अभी पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप में क्या हुआ, इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मगर जब तक डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स नहीं होगी ना, जुल्फकार अली भुट्टो शहीद का एक बड़ा कारनामा है उनका, अगर एटमी न्यूक्लियर्स वाला कारनामा है तो उनका एक बड़ा कारनामा है। मैं कराची की बात करूंगा, पाकिस्तान का आपको ज्यादा पता होगा। कराची में अगर वो अदारा जिसमें सरकारी अदारा जिसमें अगर 2000 आदमी मुलाजिम थे, वहां वो टीमें वो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट लाजमी होता था। तमाम बैंकों में पीआईए, अभी देखें पीआईए जितना बड़ा अदारा, उसमें स्पोर्ट्स की तमाम टीमें बंद हैं। जहां वसीम अकरम पैदा हुआ, जहां पर जहीर अब्बास पैदा हुए, पीआईए की तरह से बहुत सारे मैचेस हुआ करते थे, होते थे, वो डिपार्टमेंट बंद पड़ा हुआ है। नेशनल बैंक जिसने पाकिस्तान को टॉप लेवल की स्पोर्ट्स दी, बिल्कुल ऐसे मैडम, वो डिपार्टमेंट बंद पड़ा हुआ है। So, आपको क्या लगता है व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, कि इन सब के पीछे क्या है? इन सब के पीछे मेरा ख्याल सिर्फ ये कि पॉलिटिशियंस जो है ना, आईएमएफ से कर्जा लेने के लिए तो सारी जद्दोजहद हो रही है, ऐसे मगर नौजवानों को सुधारने के लिए आप कोई कुछ नहीं कर रहे। देखें जो अभी हमारे हुक्मरान हैं, आपने लाहौर में देखा होगा, मैंने कराची में देखा, कितना पैसा एक एमएनए ने इलेक्शन पर खर्च किया अपनी कैंपेन्स को चलाने के लिए, अपनी कैंपेन्स को चलाने के लिए, जो मेरा ख्याल है कि 40 से 50 करोड़ रुपए एमएनए की सीट पर मैंने कराची में देखा ऐसे कि इतना खर्च हुआ है। आप अगर इतना पैसा अगर ये खर्च कर रहे हैं, तो अगर आप 5 करोड़ रुपए साल का स्पोर्ट्स पे अगर आप दे दें, तो ये स्पोर्ट्स इंडिया में क्या हो रहा है, बिल्कुल इंडिया में प्राइवेट स्पॉन्सर जो आ गए, गवर्नमेंट तो आ गया है, प्राइवेट स्पॉन्सर आ गया। हमारे यहाँ ना प्राइवेट स्पॉन्सर आ गए ना गवर्नमेंट आ गए। तो आपके जो बास्केटबॉल के मैचेस होते हैं वो उनको कौन स्पॉन्सर करता है? जी, बहुत ही अच्छा सवाल है। अल्लाह ताला आपका मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने ये एक ऐसा सवाल किया कि अगर ये बात आगे जाएगी तो शायद बहुत से लोगों को एहसास हो। हम यही चाहते हैं कि अगर हमारी वजह से किसी का भला हो रहा है तो इसमें क्या बुराई है? इसमें हम ये करते हैं कि मैं हमारे कराची बास्केटबॉल एसोसिएशन की मैं बात करूंगा जी। हमारे पेट्रन इन चीफ हैं, पहले कमिश्नर कराची हुआ करते थे, आजकल वो हैं एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध, मोहम्मद इकबाल बेमत साहब। वो और उनकी मिसेज हमारी खवातीन बास्केटबॉल है उसको स्पॉन्सर करती हैं। इकबाल बेमत साहब हमारी बॉयज को स्पॉन्सर करते हैं। आपको सुन के खुशी होगी कि पिछले साल हमने 16 साल के बाद कराची में नेशनल वीमेन बास्केटबॉल चैंपियनशिप कराई थी, जो तमाम क्रेडिट गोज टू मिस्टर मोहम्मद इकबाल। उसके अलावा ईसा लेबोरेटरी है हमारे पास, खालिद जमील शमसी साहब हमारे शमसी एकेडमी के, शाहिदा परवीन कियानी साहब आए, डॉक्टर मोहम्मद अली शाह फैमिली है, मतलब उनकी मिसेस बेगम, यानी कि ये चंद एक लोग हैं जो कि आपको स्पॉन्सरशिप देते हैं। जी जी जी, वेरी वेल डन। मतलब आज भी इस तरह के लोग मौजूद हैं कि जिनको ये खेल चाहिए। अच्छा मैडम, मैंने ये अंदाजा लगाया कि आप अगर अपनी एफर्ट्स स्पॉन्सर को अगर सही तरीके से पेश कर दें, मतलब इवेंट हो, उसका कवरेज हो, जो उनका हक है, स्पॉन्सर का हक है कि उसको कवरेज मिले, ये हो, तो स्पॉन्सर आगे आते हैं। सही। और इसी तरह हमारे साथ ये लोग जुड़े हुए हैं। तो उनको जुड़े हुए आपके साथ ऑलमोस्ट कितना अर्सा हो गया? देखिए जी, ईसा लेबोरेटरी वाले जो हैं वो तो तकरीबन हमारे साथ कोई है 8वां टूर्नामेंट अभी हमारा। यहीं से हम अपनी बात को कंटिन्यू करेंगे, इसी सवाल से वापस आएंगे, मुझे ब्रेक पर जाना है। तो ये मैं मिलती हूँ आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा, अभी वापस आते हैं। वेलकम बैक। हम आ गए हैं ब्रेक से वापस और हम अपने सवाल से शुरू करेंगे। और सवाल मेरा ये था कि कितने अरसे से वो लोग आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं? देखिए जी, फरहान ईसा, डॉक्टर प्रोफेसर फरहान ईसा साहब जो ईसा लेबोरेटरी के सीईओ हैं, वो तो हमें कर रहे हैं कोई 9 साल से। अच्छा जी। और ये नहीं कि वो एक ही टूर्नामेंट कराते हैं, वो वक्तन फवक्तन हमें उनसे जिस किस्म की मदद की जरूरत थी वो करते हैं।
शमसी साहब हमें कोई 10 साल से कर रहे हैं। शाहिदा परवीन कियानी 6 साल हो गए उनको। जो डॉक्टर शाह फैमिली है वो हमें तकरीबन कोई 14-15 साल से वो कर रहे हैं। मगर इकबाल मेमन साहब से हमारी वाबस्तगी पिछले 3 साल पहले हुई। उस 3 साल में इकबाल मेमन साहब ने, उनकी अहलिया मोहतरमा आयशा मेमन ने जिस तरह हमें सपोर्ट किया है उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। हमारी 60 टीमें, एक टीम मैडम जाती है खेलने के लिए नेशनल चैंपियनशिप, तो उसमें 4-4.5 लाख का खर्चा होता है। ये आप आउट ऑफ कंट्री का बता रहे हैं या मुल्क के अंदर बता रहे हैं? इन द कंट्री। ओके, पाकिस्तान के अंदर कहीं पे भी अगर आपकी टीम जाती है, हमारी नेशनल चैंपियनशिप ज्यादातर होती है लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा, इस तरह पेशावर, इस तरह होती है। तो ऑलमोस्ट इतना खर्चा आ जाता है? जी आ जाता है। और वो लोग दे देते हैं? जी वो दे देते हैं। लेकिन इन मैचेस से उनका क्या मतलब भला होता है? ऑब्वियसली उनको भी तो कोई एडवांटेज मिलता होगा। देखिए जी, मैं ये समझता हूँ कि जैसे ईसा लेबॉर्ट्री है, उनको फरहान ईसा साहब को तो हमने उनका नाम रखा हुआ है हमदर्द दवाखाना। अच्छा। इसलिए कि उनको ये कोई इंटरेस्ट नहीं कि ईसा लेबॉर्ट्री का नाम छपे या ना छपे। वो कहते हैं कि यार अगर किसी का फायदा हो रहा है तो मैं उस फायदे के अंदर मैं शरीक हूँ। शाह फैमिली है, शाह फैमिली का ये नहीं कि बास्केटबॉल ही, शाह फैमिली का ये कि कोई कराची में प्लेयर जख्मी हो जाए, उनके अस्पताल, योग क्लिनिक, उनका बहुत बड़ा हॉस्पिटल है हड्डियों का, आप जाएं वो फ्री इलाज करेंगे, सारा कुछ करेंगे। उनको कोई इंटरेस्ट नहीं। खाली जमील शमसी साहब जो हैं, अल्लाह ताला ने उनको इतना नवाजा है, वो उनको कोई परवाह नहीं कि यार नाम छपता है छपे ना छपे। अगर इन लोगों ने आपके साथ इतना साथ दिया है तो आज आप बैठकर उनकी इतनी तारीफें कर रहे हैं, तो इट्स अ वेरी बिग थिंग कि आप आज भी उनको क्रेडिट दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी, उनका क्रेडिट है। मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि वसीला, वो कहते हैं ना कि वसीला अल्लाह ताला बनाता है, वो उन लोगों का क्रेडिट है और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। सही। तो मुझे ये बताएं, आपकी जो बास्केटबॉल की ट्रेनिंग्स हैं उसके लिए आप जो है कोई मखसूस आपके पास जगह है या फिर उसके लिए कोई और ग्राउंड है? बिल्कुल, मैं तो, आप चूंकि लाहौर से आई हैं और आपका स्टे अगर 1-2 दिन का है तो एक तो खाना आप हमारे साथ बंस रोड की फूड स्ट्रीट पे खाएं। अच्छा। जो आपको पता चलेगा, आप लोग कहते हैं ना कि लाहौर में वो लक्ष्मी चौक वाला खाने का या फूड स्ट्रीट, आप ये तो अब आप लाहौर और कराची की तस्वीर करवा रहे हैं। तो फूड स्ट्रीट पे चलें। कराची का अपना एक है, कराची का एक अपना शहर का एक चार्म है। हामिद मीर साहब जो है वहाँ की बिरयानी बड़ी पसंद करते। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि वहाँ पर जब आपको हम लेके जाएंगे, आप चलें, तो हमने जो बास्केटबॉल कोर्ट वहाँ पर बनाया वो चूंकि मेन शहर, मेन सिटी के अंदर है, इस तरह हमारे 9 बास्केटबॉल कोर्ट हैं कराची के अंदर। तो अगर आप वक्त देंगी तो मैं 9 के 9 आपको, बेगम अस्माली शाह साहिबा जो हैं, जिनके बेटे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, जो डॉक्टर शाह की वाइफ हैं, तो मैं तो अगर आप टाइम देंगी तो मैं उनको भी बुलवा लूंगा आपके शो में। तो वो उनको अस्माली शाह साहिबा के साथ ही आपको पूरे हम 9 बास्केटबॉल कोर्ट का। तो ये डिफरेंट जगहों पे है? कौन सी जगहों पे? पूरे कराची में फैले हुए? जी, पूरे कराची में फैले हुए हैं। यहाँ पर हमारे आराम बाग बंस रोड पे है, नॉर्थ आलमाबाद में है, मलीर कैंट के अंदर है, कई जगहों पे। तो इनमें स्टूडेंट्स की जो तादाद है वो क्या है मैडम? इसमें जैसे आराम बाग है, ये सबसे बड़ा सेंटर है, इसमें तकरीबन कोई 65 स्टूडेंट्स होते हैं। अच्छा। और मैं इस सवाल से हटकर एक आपसे बात करूं जी कि आप खुद आए, खामोशी से अपना इन्फॉर्मर भेजें, कोई भी किसी को भेजें वहां पे, हम 1 पैसा किसी बच्चे से चार्ज नहीं करते। अरे वाह! नहीं, सवाल ही पैदा नहीं। आप उनसे पैसे नहीं ले रहे? सवाल ही पैदा नहीं, कोई फी नहीं ले रहे? नो, नॉट एट ऑल, सवाल ही पैदा नहीं होता। और बच्चे शौक से आते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने आपसे भी कहा था ना कि आप घर चलाती होंगी, हस्बैंड के साथ होंगी या वालिद साहब के साथ होंगी, जिसके साथ भी होंगी। बिल्कुल, मैं अपना घर खुद चला रही हूँ। मैडम, 2200 रुपए किलो कराची में बकरे का गोश्त है। बिल्कुल ऐसे ही है। 700 रुपए किलो चिकन है, 1200 रुपए किलो गाय का गोश्त है। तनख्वाहों का एवरेज, अगर 50,000 रुपए आपकी तनख्वाह है, अगर 50,000 रुपए आपकी तनख्वाह है और 2 बच्चे पढ़ रहे हैं, आप घर चला के दिखा दें। बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत मुश्किल है। तो मैं उनसे पैसे लेके, मुझे शर्म नहीं, मैं खुद एक अच्छा अफसर हूँ, मेरी नेशनल बैंक से पेंशन अच्छी आती है, मेरे 4 बेटे जो हैं मुझे सपोर्ट करते हैं, तो फिर ये अच्छा नहीं लगता। But I'm really shocked about this कि ऐसे लोग होते हैं क्या? अभी भी ऐसे लोग हैं दुनिया में? आपको किसने कहा कि नहीं है? बहुत मुश्किल है। बिल्कुल है।
बहुत मुश्किल। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि बच्चों पे बर्डन नहीं है। आप चूंकि रमजान में नहीं होंगी, अगर हाँ रमजान जी। में आप होती तो फिर मैं आपको बताता, फिर आपको बताता। हमारा ये CSS क्लास जो है, जी CSS ऑफिसर जो है, जी जी। हमारा एक ग्रुप बना हुआ है। अच्छा, तकरीबन अच्छा, 12-14 लोग हैं, जिसको हेड करते हैं वाजिद अली खान दुरानी साहब, जो फॉर्मर IG सिंध है, नैब के चेयरमैन थे, और हुसैन असगर साहब जो IG गिलगित बिल्तिस्तान रहे। वो इस तरह हमारा एक ग्रुप बना हुआ है। हम रमजान के पूरे महीने राशन बांटते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। ये तो बहुत अच्छा काम करते हैं आप। गरीबों की मदद ही तो करनी है। इंसान की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा। लेकिन आजकल के दौर में मैं वही हैरान हो रही हूँ कि इस तरह के लोग मौजूद हैं। शहजादा मोइन साहब आपके जो एंकर हैं, जी जी जी, उनसे आप पूछिएगा कि वो ये बात करके गए इसमें कहाँ तक सदाकत है क्या। उसके अलावा हम किसी की शादी में मदद करते हैं, किसी के ये तो आप बहुत अच्छे काम मोतिया का ऑपरेशन है, किसी का बाईपास है। मेरे चूंकि मैं एक ऐसी जगह पे बैठा हुआ हूँ, मेरे फोन से शहर हिलता है, तो मैं एक ही बात जानता हूँ। फिर इकबाल मेमन साहब जो हैं, वो अल्लाह ताला ने इस शहर को, इस सूबे को एक ऐसा इनाम दिया है कि मैं अल्फाज नहीं बता। वो सबकी मदद करते हैं। तो मुझे ये बताएं, बास्केटबॉल की जो ट्रेनिंग होती है, वो बच्चे जो हैं रोज के हिसाब से ऑब्वियसली आते होंगे, कितने देर की ट्रेनिंग होती है? हम शुरू करते हैं जी रात को 7:30 बजे से। रात को, शाम को 7:30। ओके। क्योंकि बच्चे जो हैं वो स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन ये सारे अदा करके 7:30 वो सारी फिर वो 10 बजे तक चलती है। आधा घंटा फिजिकल एक्सरसाइज होती है, 2 घंटे फिर खेल होता है। ओके। उसमें हमारे 3 कोचेज हैं। जनाब जफर इकबाल साहब हैं, इंटरनेशनल हैं, जाहिद मलिक साहब हैं, अशरफ याहिया साहब, और एक जूनियर कोच हमारे इंजीनियर जैनुल आबदीन चन्ना साहब हैं। और वो जैनुल आबदीन चन्ना जो हैं, वो अपनी जेब से, यानी उसे पता चल जाए कि आपके पैर में जूते नहीं है तो वो दूसरे दिन आपको जूते ला देते हैं। यानी कि इतने रहमदिल इंसान हैं वो। चलें जी, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि इस तरह के लोग जो हैं आप लोगों के बैच में मौजूद हैं। फिर हमारे पास एक खातून है, ज़ईमा खातून। अच्छा। भावलपुर से उनका ताल्लुक है, और वो एक मजहबी फैमिली से ताल्लुक रखती हैं। गर्ल्स की जितनी हमारी बास्केटबॉल है वो उनके इर्द गिर्द घूमती है, और उसमें वो बड़ी मेहनत के साथ ज़ईमा खातून जो है वो काम, मतलब उनको सिखा रही हैं, बच्चियों को सिखा रही हैं। अच्छा, बच्चे जो है वो ज्यादा शौक से आते हैं जी। और बास्केटबॉल का प्लेयर बनने के लिए कौन सी ऐसी 3 चीजें जो किसी भी इंसान में होना बड़ा जरूरी है? बास्केटबॉल दुनिया का सबसे ज्यादा मुश्किल खेल है, जिसमें फिटनेस का म्यार 100% नहीं है। फिटनेस का म्यार 250 और 300 के दरमियान होना अच्छा चाहिए। अच्छा। हाँ, ये अच्छा एक बात। दूसरी बात, इसका स्टेमिना जो है, इसका स्टेमिना तमाम खेलों से ज्यादा है, क्योंकि बास्केटबॉल में खिलाड़ी रुकता नहीं है। ये इसका 10 मिनट का एक क्वार्टर होता है, 4 क्वार्टर होते हैं एक मैच में। सही। और 10 मिनट के बाद 2 मिनट का रेस्ट होता है, फिर 20 मिनट के बाद 5 मिनट का रेस्ट होता है। तो इसमें खिलाड़ी कोर्ट पे रुकता नहीं, वो बस वो रनिंग में ही होता है। बिल्कुल ऐसे है। इसमें बहुत शदीद किस्म की मेहनत की जरूरत है। फिटनेस बहुत इसमें इम्पोर्टेंट है, जरूरी है। और फिर असल चीज जो है वो ये है कि ग़िज़ा, खुराक जो नहीं मिल रही, इनटेक जी अच्छा करना चाहिए। जी। इनटेक मींस आपको प्रोटीन लेनी चाहिए। जी 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 जी। सिर्फ प्रोटीन पे चलता है इसका प्लेयर जो है। बिल्कुल। मतलब 200-250% उसकी फिटनेस इस काबिल होनी चाहिए कि उसका स्टेमिना इतना स्ट्रांग हो कि वो भाग सके। जी जी, बिल्कुल सही करें। वेल, आज जो है मुझे भी पता चला कि बास्केटबॉल के जो प्लेयर्स होते हैं वो उनको क्या क्या करना पड़ता है। ऑब्वियसली आपको भी पता चला। एनीवेज, मैं ये पूछना चाहूंगी, लड़कियों का और लड़कों का अलग-अलग होता है या जॉइन होता है? नहीं, लड़कियों का अलग, लड़कों का अलग। मतलब जैसे आम लड़कों के इवेंट होते हैं आफ्टर सनसेट, और उनके लड़कियों के बिफोर सनसेट होते हैं। हम कोशिश ये करते हैं कि सुबह के औकात में मैचेस हों, मुकाबले हों, टूर्नामेंट्स हों, उनका कोचिंग कैंप हो। क्योंकि मेरी भी 4 बेटियां हैं, आप भी बेटी हैं। जी जी। तो पूरी कोशिश ये होती है कि 6 बजे तक लड़कियों को सेंड ऑफ कर दे, ताकि वो सनसेट से पहले वो अपने घर अराइवल हो जाए, वो घर चले जाए। ये बहुत ही एक खूबसूरत चीज़ है कि लड़कियों का भी इन्होंने ख्याल रखा हुआ है और लड़कों का भी ये ख्याल रखते हैं। मतलब अल्लाह के नज़दीक होने के सारे काम आप कर रहे हैं। देखें जी, ये मैंने जिना का पहनी हुई और दाढ़ी रखी हुई है।
अगर मैं ये काम नहीं करूंगा तो फिर बेकार है काम का, ये ढकोसला है जो मैं कर। इट्स सो वेल कि आप माशाल्लाह से अपने साथ साथ बाकियों की बेटियों का भी ख्याल रख रहे हैं। इस तरह के अगर उस्ताद हमारी ज़िंदगियों में शामिल हो जाएं तो यकीन माने कोई भी स्टूडेंट जो है वो ज़िंदगी में कभी मायूस नहीं होगा, वो कभी ये नहीं सोचेगा कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि आप जैसे मेंटोर और आप जैसे इतने पॉजिटिव इंसान जो हैं वो बच्चों को पुश कर रहे हैं। तो ये बहुत एक बड़ी बात है कि आज आप मेरे शो में भी आए हैं। दैट आई एम सो ग्लैड। खैर मुझे ये बताएं कि ये जो टूर्नामेंट्स होते हैं ये ईयरली होते हैं, साल में कितनी दफ़ा होते हैं ये? जी बिल्कुल सही बात है। जो नेशनल लेवल के टूर्नामेंट होते हैं वो साल में एक नेशनल गर्ल्स चैंपियनशिप होती है, एक नेशनल बॉयज़ चैंपियनशिप होती है, एक ए डिवीज़न, बी डिवीज़न, सी डिवीज़न, ये 3 चैंपियनशिप होती है। उसके अलावा अगर कोई एसोसिएशन अपना ऑल पाकिस्तान टूर्नामेंट कराना चाहे तो वो फेडरेशन से परमिशन। डिविजन्स का क्या मतलब होगा इसमें? एक ए डिवीजन, बी डिवीजन, इसका क्या मतलब है? हाँ, इसमें ये होता है कि एक सी डिवीजन चैंपियनशिप होती है। सी डिवीजन का ये सिलसिला होता है कि उसकी जो ऊपर की 2 टीमें होती हैं वो बी डिवीजन चैंपियनशिप में शिफ्ट हो जाती हैं। फिर बी में की जो 2 ऊपर होती हैं वो ए डिवीजन चैंपियनशिप में शिफ्ट। मतलब ये ऐसा है कि इसके रैंक्स नीचे से ऊपर, इसकी रैंकिंग फेडरेशन बनाती है। ओके, पाकिस्तान बास्केटबॉल फेडरेशन जो इसकी रैंकिंग बनाती है। मेरा सवाल ये है कि इसके रैंक्स नीचे से ऊपर जाते हैं जी, लाइक सी, बी एंड देन ए। जी जी जी, ये मेरा सवाल था। जी बिल्कुल एग्जैक्टली, यू आर करेक्ट कि इस तरह होता है। मतलब सही। उसके बाद एक इंटर डिपार्टमेंटल टूर्नामेंट होता है, एक अंडर 18 चैंपियनशिप होती है, इस तरह कई चैंपियनशिप होती है। अब लोकल सतह पे अगर आप बात करेंगी तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि वो मुझसे ही काम ले रहा है। हम हर महीने में एक टूर्नामेंट कराते हैं और फिर आप खुश होंगी कि ये भी मैं आपको एक ऑफर कर रहा हूँ, बल्कि आप शहजादा मोइन साहब से पूछिएगा, हम किसी टीम से टूर्नामेंट की फीस भी नहीं लेते। वेरी गुड। और एम्पायर्स जो रेफरीज होते हैं, टेक्निकल ऑफिशियल होते हैं, उनको हम जैसे ही टूर्नामेंट का इख्तिताम होता है उसी वक्त लिफाफे उनके तैयार होते हैं और उनको पेश कर दिए जाते हैं। रैंकिंग की बात मैं कर रही थी। मेरा ये सवाल ये था कि बाकी जो गेम्स होती हैं उसमें ए बी सी होता है, लेकिन इसमें उल्टा रैंक होता है, लाइक ये सी बी एंड ए की तरफ जाता है। जी, ये क्या वजह है? पहले मतलब साल के शुरू में सी डिवीजन चैंपियनशिप हो जाती है, उसमें छोटे शहर होते हैं, ठीक है, उसमें से 2 टीमें जो ऊपर की फाइनलिस्ट होती हैं उनको बी में ले जाते हैं। ओके, वो उससे थोड़े बड़े शहर होते हैं। सही। फिर उसमें से 2 टीमें जो निकलती हैं वो ए डिवीजन में चली जाती हैं। सही। फिर ए डिवीजन के अंदर 8 टीमें होती हैं पूरे पाकिस्तान से, वो पाकिस्तान के टॉप लेवल के 8 शहर। मतलब अब ये अलग बात है कि मीरपुर खास और टंडोला यार अगर सी डिवीजन से निकल के 1 साल के अंदर ही ए डिवीजन में भी पहुंच सकते हैं। ऐसा होता है जैसे कोहाट अभी पिछले साल ए डिवीजन में पार्टिसिपेट उन्होंने किया। सही जी। तो ये आपका पूरे पाकिस्तान में है? पूरे पाकिस्तान से बच्चे हैं आपके पास? जी पूरे पाकिस्तान से। जी। तो वो मतलब यहाँ कराची में आते हैं सारे? जब इवेंट होगा, अगर कराची में कोई भी चैंपियनशिप होगी तो वो कराची आएंगे। ओके। और अगर इस्लामाबाद में हो रही तो हम इस्लामाबाद जाएंगे। तो फिर वो अपने शहरों में रह के अपनी प्रैक्टिस को जारी रखते हैं? जी जी बिल्कुल। तो वहां पे भी आपने कोई प्रैक्टिस कोर्ट बनाए हुए हैं? नहीं, वो हाँ बिल्कुल, वो जो एसोसिएशंस हैं जी उन्होंने की हुई है। और जो फेडरेशन है हमारी, खालिद बशीर साहब को अल्लाह ताला ने बड़ा नवाजा हुआ है। तो उनका तो घर जो डिफेंस लाहौर के अंदर है वो घर कम है, और वो सराय हम उसको ज्यादा कहते हैं कि वो इतने मेहमान बास्केटबॉल के उनके घर पे ठहरे हुए होते हैं और खाना पीना चल रहा होता है। अल्लाह ताला ने उनका बिजनेस भी बढ़ा है, मतलब लाहौर में बशीर साहब, बिल्कुल ऐसे। और उसके अलावा उनका मिल है बन्नू के अंदर। तो खालिद बशीर साहब ने बास्केटबॉल की प्रमोशन के लिए ज़ाती तौर पर भी जेब खास से बड़ा उन्होंने किया हुआ है। और अब आप जब लाहौर जाएं तो आप बशीर सन जरूर जाइएगा और उनका शो कीजिएगा। आप मैं जरूर जाऊंगी और जाके आपका हवाला दूंगी। हवाला दीजिएगा। और वो तोहफे तहरीफ देने वाले इंसान है, बहुत बड़े इंसान है। फिर तो मुझे जरूर जाना चाहिए। बिल्कुल जाइएगा। जी। खैर एनीवेज, आपके पास स्कूल कह रही हूँ, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बच्चे आते हैं, बच्चियाँ आती हैं। ये तो हो गए वो लोग जो कि स्कूल भी जा रहे हैं, कॉलेज भी जा रहे हैं और यूनिवर्सिटी भी जा रहे हैं। लेकिन जो बच्चे पढ़ नहीं सकते और जिनके पास इतने वसाइल नहीं हैं,
लेकिन अगर उनका दिल करता है इसमें आने का, उनके लिए क्या इक़दाम हैं? मैंने आपको रिक्वेस्ट की है कि आज शाम अगर वक्त है तो आज, कल वक्त है तो कल जरा आराम बाग चल के देखें। हाँ हाँ। कि जो बच्चे आते हैं शलवार कमीज पहन के, और वो छोटे बच्चे हैं बड़े बच्चे हैं जो चाहते हैं कि हम बास्केटबॉल खेलें, तो जो हमारा जो कोचिंग कैंप हमारा साल भर होता है, सही, तो वो उसमें जो वक्फा आता है उन बच्चों को बॉल देते हैं कि लो भाई खेलना शुरू करो, और वो बच्चे खेलते हैं शौक से। जी। एक लड़का है तानिया खान मरवत, इंटर स्कूल का बॉयज ऑफ द टूर्नामेंट हुआ है, 3 साल पहले उसने बास्केटबॉल शुरू की थी। अच्छा। उसकी वालदा दीनी उसकी स्पोर्ट्स एडिटर भी थी, तो उन्होंने शुरू की थी। पश्तो स्पीकिंग फैमिली है। वो इस साल बॉयज ऑफ द टूर्नामेंट इंटर स्कूल का हुआ है जिसमें 300 बास्केटबॉल क्लब वो स्कूल ने पार्टिसिपेट किया था। उसने टॉप किया जी। वेरी वेल डन। तो इस तरह के बहुत सारे बच्चे आपके पास होंगे, बहुत सारा। आपका तो माशाल्लाह जर्नी इतना लंबा है, बात करने बैठेंगे तो लफ्ज़ ख़त्म हो जाएंगे, जैसा कि अभी फिर से दोबारा से मुझे ब्रेक पे जाना है। तो व्यूअर्स, मैं मिलूंगी आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा, अभी वापस आते हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ गए हैं ब्रेक से वापस, और इस वक्त हम बैठे हैं गुलाम मोहम्मद खान साहब के साथ, और बास्केटबॉल से रिलेटेड इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमें हासिल हो चुकी है कि अब तो मेरा भी दिल कर रहा है कि मैं भी बास्केटबॉल ज्वाइन कर लूँ, क्योंकि वो इतना मतलब उसमें फिट रहता है बंदा, क्योंकि उसका स्टेमिना उसमें होना बड़ा ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह हम भी सीखेंगे तो हमारा स्टेमिना भी अच्छा हो ही जाएगा। एनीवेज, अभी जो है शो को हम थोड़ा लाइट मोड पर लेकर चलते हैं। हमने बहुत सारी आपसे आपकी बास्केटबॉल की बहुत सारी बातें कर ली। मेरे पास एक जो है सेगमेंट है रैपिड फायर, उसमें आपने ऐसे ऐसे जवाब देने हैं, ठीक है? ओके, चलें। बीचेस और माउंटेन्स, जल्दी जल्दी जवाब देने, सोचना नहीं है। माउंटेन्स। हाँ, बस जल्दी जल्दी आपने जवाब देने। ओके, व्हाट्स योर फेवरेट मील? वो मटन कोरमा। अरे वाह। यू प्रेफर टेक्सटिंग और कॉलिंग ऑन फोन? टेक्सटिंग। ओह, वरना लोग कहते हैं कि नहीं भाई कॉल किया करो, मुझे टेक्स्ट मत किया करो। ये तो बड़ी अजीब सी बात बताई आपने। ओके, हु इज लास्ट पर्सन यू कॉल? लास्ट क्वेश्चन इज कॉल मींस अभी आपने किसको लास्ट कॉल किया था अपने फोन से? मैंने कमिश्नर कराची को। ओके, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग एज सून एज यू वेक अप? उठते ही आपको सबसे पहली चीज क्या चाहिए? मुझे सबसे पहली कोई अगर चीज चाहिए तो मेरा पोता है, उसको मैं देखना चाहता हूँ। How sweet, how sweet. Okay, 3 things you can't live without. 3 चीजों के बगैर आप नहीं जी सकते, वो कौन सी हैं? एक अपनी लविंग वाइफ के बगैर नहीं जी सकता। How sweet. एक अपने पोता पोती के बगैर नहीं जी सकता। Very good. और तीसरी सबसे अहम बात ये कि नमाज और कुरान के बगैर नहीं जी सकता। माशाल्लाह, सबसे बेस्ट आंसर मिला है मुझे। सबसे अच्छा जवाब दिया आपने मुझे। ओके, इफ यू हैव 24 आवर्स इन वन प्लेस, विच प्लेस इट वुड बी? 24 घंटे कौन सी जगह पे गुजारना चाहेंगे आप? मैं अगर गुजारना चाहूँगा तो 24 घंटे वो ज़्यादातर मसरूफियात मेरी ये होनी चाहिए कि मेरा ऑफिस और उसके बाद घर और बास्केटबॉल। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, योर फेवरेट वेकेशन प्लेस? लाहौर फर्स्ट, सेकंड इस्लामाबाद, थर्ड पेशावर। अरे वाह, क्या बात है। मतलब कि आपने सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं। अब मुझे आप ये बताएं कि खाना आपको ऑब्वियसली पसंद है, हर किसी को पसंद होता है। आपने बताया आपको कोरमा, मटन कोरमा पसंद है, तो खाना कभी खुद बनाया है आपने? मुझे याद नहीं पड़ता, कोई 20-25 साल पुरानी बात होगी। कभी कुकिंग नहीं किया? नहीं, मैंने वाइफ के लिए भी कभी कुछ नहीं बनाया? नहीं, उसने मौका ही नहीं दिया। अच्छा। वो क्या कहती है किचन में आप मत आए? नहीं, वो अब उसकी बहू है, सब कुछ है, मगर वो खाने नहीं, कभी पहले तो चाय बनाई होगी। मुझे कभी याद नहीं पड़ता कि इतना, मतलब यार ये इतना अरसा हो गया कि अब आप भूल चुके हैं। ये शो वो देख रही होंगी। जी बिल्कुल। तो वो इसी तरह है कि खाना जो है वो ही बनाती है। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह 4 बहुएं
वेरी गुड। तो सिलसिला ये है कि खाने का जो मेरा खाना है वो उसी के हाथ का होता मतलब है। वो खुद ही बनाती है। हाँ, कि आपने कहा हुआ है कि नहीं भाई मैं आपके ही हाथ का खाना खाऊंगा और उनके हाथ का नहीं खाऊंगा? ज्यादातर मैं उसके हाथ के खाता हूँ, मगर मेरी बहुएं जो हैं, आप इस तरह सोचेंगे जैसे 4 मेरी बेटियां हैं, मैं वो 4 बहुएं भी मेरी बेटियां हैं। वेरी गुड। और एक आपको सुन के ताज्जुब होगा, मैं उर्दू स्पीकिंग हूँ। हाँ हाँ। मेरी पहली वाली बहू जो है वो नौशहरा से ताल्लुक रखती है, पंजाब से। नौशहरा पेशावर। अच्छा पेशावर। नौशहरा से ताल्लुक रखती है। सेकंड मेरी जो है वो मानसेरा से रखती है। तीसरी पंजाबी स्पीकिंग है। चौथी जो है वो उर्दू स्पीकिंग है। ओके यानी कि चौथी जो है वो आपको उर्दू स्पीकिंग मिली। चलें जी, खुश रहें आप अपनी फैमिली के साथ। इतनी अच्छी माशाल्लाह से जी, मेरी बड़ी अच्छी जिंदगी गुजर रही है माशाल्लाह, बहुत अच्छी जिंदगी आपकी गुजर रही है। मुझे ये बताएं, बर्थडेज जो है कौन याद रखता है? बर्थडे को याद कराता है? हो ये सवाल इस तरह कर लें, आपके बर्थडे का जितना भी वो आंसर अगर मैं दूंगा तो ना मेरी बीवी को पता ना मुझे पता हो। मेरे जो पोता पोती हैं वो सब याद रखते हैं, और जिस दिन बर्थडे होती है सुबह सुबह उनके मैसेजेस होते हैं। उसके अलावा वो केक वेक का सारा इंतजाम मतलब वो आपको याद करा देते हैं कि भाई आज आप लोग पैदा हुए हैं। जी 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 जी। मेरी पोती जो है बड़ी वाली, बड़ा मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ, हिफ्जा खान उसका नाम है। जी जी। अगर मामा पारसी स्कूल आपने सुना होगा कराची में, जी जी जी, कराची का टॉप है, नंबर 1। सही सही। वो बच्ची जो है उसका जब ये 5 साल का कैरियर खत्म होकर 6ठी में आई, तो जनरल सईद थे कोर कमांडर, उसको 5 में से 4 टॉप एक्सीलेंट अवार्ड उसको मिले थे बच्ची को, माशाल्लाह। तो वो बड़ी टैलेंटेड है, और पोता पोती जितने भी हैं सारे टैलेंटेड हैं, और सबकी लाइफ जो है वो घर तक महदूद है। वेरी गुड, ये बहुत अच्छी बात घर और है। स्कूल आज के दौर में ये बहुत अच्छी आपने बात कही, क्योंकि आजकल बच्चे जो हैं वो इतने फ्रस्ट्रेट हुए हैं पढ़ाई से लेके, पता नहीं उनको लगता है कि हम उनके दुश्मन हैं। आप शायद यकीन नहीं करेंगी, और आपको नहीं करना चाहिए, मगर मेरा चेहरा देख के यकीन कर लीजिएगा। मेरे पोता पोती जो है, मेरा बड़ा बेटा जो है वाइस प्रेसिडेंट है बैंक के अंदर। अच्छा। उसकी वाइफ जो है वो नौशहरा वाली, जिसका मैंने आपको जिक्र किया, बहुत बहुत हाईली एजुकेटेड है। अच्छा। तो वो बच्चे जब मेरे घर आते हैं मिलने के लिए, तो वो अपनी दादी के मोबाइल से जब खेलते हैं, अपने घर पे वो अपने वालिद का और अपनी वालदा का मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर सकते। टीवी इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो आधा घंटा उनको टीवी देखने का टाइम दिया जाता है, अदरवाइज यही बात आ जाती है कि तरबियत का बहुत ज़्यादा इसमें असर होता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आजकल के बच्चों में मुझे नहीं समझ आती है कि वो क्यों इतना फ्रस्ट्रेट हुए हैं, वो क्यों हमें अपना दुश्मन समझते हैं। आजकल की बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट मैंने देखे हैं कि बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। अभी एक 3rd क्लास की बच्ची ने सुसाइड किया था, आपको याद हो तो। एक बहुत बड़ा स्कूल है, उसका नाम है, मैं अभी यहाँ मेंशन नहीं करना चाहती, लेकिन वो 3rd क्लास की बच्ची, और उसने सुसाइड नोट लिखा और उसने कहा कि मुझे मेरी मामा ने भी डांटा, मेरे बाबा ने भी डांटा, सो दैट्स व्हाई आई हेट माय लाइफ। उसने वो बिल्डिंग से, स्कूल की बिल्डिंग से उसकी ग्राउंड में छलांग मार के, तो मैं वही एक बात करना चाह रही हूँ कि ये बहुत अच्छी आपने बात की कि बच्चों को मोबाइल आप कम दे रहे हैं या टीवी, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे इर्द गिर्द एक माहौल ही ऐसा चल रहा है। मैडम मैं आपको एक अर्ज करूँ, अगर फ्राइडे को हमारे ख़ानदान में कोई शादी होगी या कोई तकरीब होगी, तो फ्राइडे की नाइट तो बच्चे जा सकते हैं। सही। सैटरडे नाइट में अगर तकरीब होगी जाएगी। संडे नाइट में अगर सगे बहन भाइयों की भी शादी ब्याह कोई तो भी तकरीब नहीं किया हुआ, वो हमारे घर वाले जो है वो नहीं करते, उनकी माएँ उनके वालिद नहीं करते। वो कहते मंडे जो है वो स्कूल का दिन है। हाँ। तो अच्छा, फिर आप अच्छी खातून है, तरबियत का बड़ा फर्क पड़ता है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप उनको गुटके पान पे लगा दें, आप उनको आप नहीं, आप किसी को कैसे लगा सकते हैं? आप, मैं वही मेरा सवाल था कि आपके इर्द गिर्द एक माहौल ही ऐसा चल रहा है, आप कैसे बचाएंगे अपने बच्चों को? नहीं, ये आपका सवाल जो है कुछ थोड़ा सा बेहतर नहीं है। हाँ। कैसे बचाएंगे वाला जो मसला है ना, मेरा ये ईमान है कि माँ बाप औलाद को तबाह करते हैं, माँ बाप औलाद को बनाते हैं। सही। ये मेरा ईमान है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही।
लेकिन मुझे तो नहीं पता ना कि मैं तो बच्चों को घर पे छोड़ के गया था ना, मैं तो चला गया दफ्तर। बिल्कुल सही। आप घर में मौजूद है बच्चों के साथ, अब आप बच्चों को टीवी ड्रामों पे लगा दें, आप बच्चों को इंडियन फिल्मों पे लगा दें, ये तो वहाँ पे आप अगर ना चाहें तो बिल्कुल कुछ नहीं होगा। मतलब घर में खातून खाना का ये बड़ा किरदार है सही कि वो करेगी। मैं वही कहना चाह रही हूँ कि आजकल के जो हमारा माशरा चल रहा है, इनका जो घर का माहौल है, मैं उससे बहुत ही ज़्यादा फैसिनेट हो रही हूँ कि आपने इस तरह से अपने घर के माहौल को रखा हुआ है। हम भी कोशिश करेंगे, आप लोग भी कोशिश करिएगा। और हमारे जाने का वक्त हो गया है। जाने से पहले हमारी यूथ को, हमारी यंग जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं जी सिर्फ इतनी ही बात कहूँगा यूथ को कि ये मुल्क बहुत कुर्बानियों से और बड़ी मुश्किलात से बना था। लाखों करोड़ों लोगों की कुर्बानियाँ दी गई थी। आज इस मुल्क को कायम रखने के लिए आपने अफवाज पाकिस्तान का साथ देना है, आपने अपने मुल्क के उस्तादों का साथ देना है, आपने अपने मुल्क के डॉक्टरों का साथ देना है, आपने अपने मुल्क के इंजीनियर्स का साथ देना है। और सबसे अहम बात ये कि आपके वालिदैन जिस मुश्किल हालात में कमा के घर पे ला रहे हैं, उनकी हलाल रोज़ी को ज़ाया नहीं करना है। तालीम की तरफ भरपूर तवज्जो रखनी है, मज़हब की तरफ पूरी तवज्जो रखनी है, अखलाकियात को अपनाना है और दुनिया के हर उस नशे को जिसमें पान और गुटखा भी शामिल है, उससे दूरी हासिल करनी है। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। और नहीं, आखिर में मैं एक बात कहूँगा, जी जी, आपका शुक्रिया कि आपने इतनी अच्छी गुफ्तगू की। मगर एक वादा करके जाइए कि जब आप लाहौर जाएं तो जब भी आपको मौका मिले तो हजरत दादा दरबार के रोजे में जाके मेरा सलाम अर्ज कीजिए और लाहौरियों को मेरा जो भी मिले उसको सलाम अर्ज कीजिएगा। आपका सलाम पहुंच गया है हमारे लाहौरियों को, और आपकी जो मोहब्बत लाहौर के लिए दिख रही है सबको, वो सबकी नज़रों से जो है गाफिल नहीं है। और मेरा माशाल्लाह से शो जो है आपको सुन के भी बड़ी हैरत होगी। अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर में मेरा शो बहुत देखा जाता है और आपका ये पैगाम मोहब्बत भरा लाहौरियों के लिए पहुंच गया। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। और व्यूअर्स, मैं मिलूंगी आपसे अपने अगले शो में एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज।